जब मेरी शादी हुई तो मेरे शौहर ने शादी की पहली रात ही मुझे तलाक देकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी कर दी, लेकिन मेरे दूसरे शौहर ने जैसे ही मेरा चेहरा देखा मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और अगले दिन ही तलाक दे दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चेहरा देखते ही मुझे तलाक क्यों दे देते हैं, और जब मुझे पता चला तो मेरे पाँव तले जमीन निकल गई थी। असल वजह ये मेरी जिंदगी सिर्फ एक तमाशा थी जिसे हर कोई देखना चाहता था। जो भी मेरी जिंदगी में आया उसने मुझे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया, मगर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं भी एक इंसान हूँ जिसे मोहब्बत और इज्जत भी चाहिए होती है। काश कोई तो मुझे समझता और मेरे साथ वो सब ना करता जिनका ख्याल भी किसी इंसान के दिलो दिमाग को हिला कर रख देता है। अब तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ था वो किसी के साथ ना हो। मेरा नाम जन्नत है। मेरा ताल्लुक एक बहुत ही अमीर घराने से था। मेरी माँ एक बहुत मॉडर्न और आजाद ख्याल औरत थी। उनके सामने रिश्तों से ज्यादा अहमियत पैसे की थी, इसलिए उन्होंने हमेशा अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत दी। यहाँ तक कि उनके नजदीक मेरे पापा की भी कोई अहमियत नहीं थी। मैंने जब से होश संभाला था घर में हमेशा अपनी माँ का ही हुक्म चलते देखा था। पापा तो मेरी माँ की नजर में कोई अहमियत ही नहीं रखते थे। वो बस ऑफिस के सारे काम संभालते और मेरी माँ के इशारों पर चलना जानते थे। उनकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं थी। मैंने शुरू से ही अपने पापा को इतना बेबस और मजबूर देखा था कि कभी कभी तो मुझे लगता कि वो मेरे बाप नहीं बल्कि हमारे बंगले में काम करने वाले कोई नौकर हैं। अगर उनका हुलिया अच्छा ना होता तो कोई भी उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता था कि उनकी हैसियत एक नौकर से ज्यादा है, मगर ये सब कुछ तो हमारे बंगले के अंदर की बातें थी। दिखने में माँ और पापा की जोड़ी दुनिया के लिए एक मिसाल थी। दूसरों के सामने माँ ने हमेशा पापा को बहुत ही इज्जत दी थी, मगर जो रवैया उनके साथ घर की चार दीवारी में होता था या तो पापा जानते थे या सिर्फ हम देखते थे। मम्मी पापा के साथ हम इस बंगले में 5 बहन भाई रहते थे, 2 भाई और 3 बहनें। भाई हम बहनों से बड़े थे। मैं घर में सबसे छोटी बेटी थी और माँ की बेहद लाडली थी। पापा भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मगर वो अपने सारे बच्चों के साथ एक जैसे थे। लेकिन माँ ने हमेशा मुझे ही सबसे ज्यादा अहमियत दी। मेरे दोनों बड़े भाई जुड़वा थे और वो मामा पापा की शादी के 1 साल बाद ही पैदा हो गए थे। इसके बाद 4 साल तक मामा पापा के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, जबकि मेरे पापा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी। फिर खुदा ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। 3 साल बाद मेरी जुड़वा बहनें पैदा हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो रंग रूप में पापा जैसी थी। इसी वजह से माँ तो मेरी बहनों को अपनी गोद में भी नहीं उठाया करती थी। उन्होंने तो खैर कभी अपने बेटों को भी नहीं संभाला था, लेकिन कभी कभी इन्हें प्यार करने के लिए गोद में उठा लिया करती थी। जैसे ही मेरे दोनों भाइयों की पैदाइश हुई थी तो दोनों बच्चों को संभालने के लिए माँ ने एक नौकरानी का इंतजाम कर लिया था, जो बच्चों के सारे काम अपनी निगरानी में करवाती थी। मम्मी ने कभी भी अपने किसी बच्चे को अपने पास नहीं सुलाया था। बच्चे हमेशा दूसरे कमरे में और मम्मी पापा दूसरे कमरे में सोते थे। जब मेरी बहनें पैदा हुई तब भी माँ ने यही तरीका अपनाया। मेरी माँ रंग रूप की बहुत गोरी चुट्टी और खूबसूरत औरत थी। अमीर माँ बाप की औलाद होने की वजह से मम्मी शुरू से ही अपनी मर्जी की मालिक थी। कभी किसी को घास नहीं डालती थी और ना ही कभी किसी की मर्जी पर चलती थी। यहाँ तक कि माँ ने कभी अपने माँ बाप की पसंद के लाए हुए कपड़े तक नहीं पहने थे। एफए करने के बाद ही मेरी माँ ने जिद करके दूसरे मुल्क में पढ़ाई करने की रट लगा दी और फिर दूसरे मुल्क जाकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की। वो अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहती थी, जबकि उनके पापा यानी मेरे नाना शुरू से ही यही चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से हो जाए जिनका दिमाग नहीं बल्कि बेटा बन सके और साथ रहे। मगर माँ ने हर बात में अपनी जिद और मन मर्जी चलाने की आदत बना रखी थी। जब दूसरे मुल्क से पढ़ाई करने के बाद मम्मी वापस लौट कर आई तो अपने बाबा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तब मम्मी की खुदारी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि मेरे नाना नानी दोनों ही ऐसे नहीं थे, वो बहुत ही नरम साज के मालिक थे, मगर उनकी बेटी यानी कि मेरी माँ न जाने किस पर चली गई थी। और इस बात का अफसोस हमेशा मेरे नानी को था कि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं कर सके। फिर जब शादी का वक्त आया तो नाना और नानी ने अपनी बेटी के लिए कई ख्वाब देखे थे। वो जिस तरह का दामाद चाहते थे उनकी नजर में एक रिश्ता ऐसा था, मगर माँ ने उनके बताए हुए हर रिश्ते को बड़े आराम से रिजेक्ट कर दिया और अपना फैसला भी सुना दिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी मर्जी से करूंगी और जब मुझे कोई अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये सुनकर तो नाना नानी बिल्कुल खामोश हो गए। फिर उन्होंने दोबारा कभी अपनी बेटी से शादी की बात नहीं की। यहाँ तक कि मेरे नाना ये दुनिया छोड़कर चले गए। उस वक्त मेरी माँ की उम्र 27 साल होने वाली थी और माँ शादी करने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें तो बिजनेस में आगे बढ़ने की लत लग गई थी, बाकी हर चीज को पीछे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मेरी नानी मेरे नाना के जाने के बाद बेहद दुखी और परेशान रहने लगी थी, क्योंकि एक तो उनकी अकलौती औलाद उनका कहा बिल्कुल नहीं मानती थी, दूसरा उन्हें ये भी फिक्र थी कि उनकी बेटी उनकी जिंदगी में ही किसी का हाथ थाम ले। मगर माँ को कोई भी नहीं समझा सकता था। फिर ऐसा हुआ कि माँ को अपने ऑफिस में काम करने वाले एक
एक वर्कर से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत भी शायद माँ की खुदगर्जी और जिद का नतीजा था या फिर कोई सोचा समझा प्लान था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत, अमीर और मगरूर लड़की को अपने ऑफिस का एक छोटा सा वर्कर पसंद आ जाएगा। या पता नहीं ये नसीब का खेल था कि मेरे पापा मेरी माँ की जिंदगी में आ गए। दरअसल मेरे नाना ने अपनी जिंदगी में एक वसीयत तैयार कर दी थी और मरने से पहले अपने वकील को ये भी लिख कर दे दिया था कि मेरे मरने के बाद ये वसीयत मेरी बेटी को दी जाएगी। अगर वो इस पर अमल करेगी तो ठीक है, वरना जो वसीयत में लिखा होगा उस पर अमल करना जरूरी है। तो जब मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो वकील ने घर जाकर नानी और मेरी माँ को सारी वसीयत बता दी। नानी तो इस फैसले से खुश हो गई थी क्योंकि वो जानती थी कि उनके शौहर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, मगर माँ को तो जैसे सांप सूंघ गया था। माँ ने ना तो वकील से कोई बात की थी और ना ही मेरी नानी से, बल्कि अपने आप को 2 दिन तक कमरे में बंद कर लिया। मेरी नानी परेशान जरूर थी, मगर उन्हें ये भी मालूम था कि बेटी के सामने अपना सर फोड़ना बिल्कुल बेकार है, इसलिए वो खामोशी से बैठ गई। फिर माँ ने ऑफिस संभाल लिया, जो कि वो नाना की जिंदगी से पहले ही संभाल चुकी थी, मगर नाना के जाने के बाद उस कारोबार और घर के मामले की अकलौती मालिक मेरी माँ ही बन चुकी थी। नाना के मरने के लगभग 7 महीने के बाद माँ ने शादी का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने मेरे पापा को चुना। इस बात पर तो मेरे पापा भी बहुत हैरान थे क्योंकि वो मेरे नाना के ऑफिस में काम करते थे। मेरे पापा का ताल्लुक एक गरीब फैमिली से था, जहाँ वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे पापा के माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से पापा को पढ़ाया लिखाया था और इसी पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर मेरे नाना की कंपनी में जॉब करते थे। मेरे पापा बहुत ही ज्यादा होशियार और काबिल इंसान थे। एक छोटी सी पोस्ट से जॉब शुरू करने वाले मेरे पापा बड़ी जल्दी ही कंपनी के बड़े वर्कर में शामिल हो गए थे और अब तो नाना इन्हें मैनेजर भी बनाना चाहते थे, मगर वक्त ने इतनी मोहलत नहीं दी और मेरे नाना ये दुनिया छोड़कर चले गए। मेरे पापा 4-5 साल से ऑफिस में काम कर रहे थे, इसलिए उनकी आदत और मेहनत से सभी अच्छे से वाकिफ थे। पापा बहुत ही कम बात करने वाले इंसान थे और अपने काम से काम रखते थे, बहुत ही मेहनती थे। नाना ने कभी भी मेरे पापा को मेहनत से जी चुराते हुए नहीं देखा था। बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थे, इसलिए अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी और मेरी माँ ने ये सब देख और सोच कर मेरे पापा को चुना और उन्हें पसंद का नाम दे दिया। एक दिन माँ ने मेरे पापा को अपने ऑफिस में बुलाया, उनके फैसले के बारे में पूछा। पापा अपनी बॉस के इन सवालों के पीछे छुपे मंसूबे को समझ नहीं पाए थे, चुपचाप हर बात का जवाब देते चले गए। फिर माँ ने उनको चौंका दिया जब उनके सामने ये ऑफर रखी गई कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मगर एक छोटी सी शर्त है कि शादी के बाद आपको मेरे साथ मेरे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ अकेली है, मैं उन्हें छोड़कर ससुराल नहीं जा सकती और मेरे पापा का बिजनेस भी बहुत बड़ा है जो मुझे ही संभालना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जिंदगी और घर में आ जाएं और इस ऑफिस और कारोबार को संभालने में मेरी मदद करें। ये सब सुनकर पापा का सर चकरा गया, मगर वो बड़ी हिम्मत करके बैठे रहे। फिर उन्होंने अपनी फैमिली से बात करने के लिए वक्त मांगा तो माँ ने बड़ी खुशी से उन्हें वक्त दे दिया। पापा के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वो अपने माँ बाप बहन भाइयों से शादी के बारे में बात करें, वो भी इसी तरह की शादी के बाद दुल्हन को रुखसत होकर दुल्हे के घर नहीं आना, बल्कि दुल्हे को रुखसत होकर दुल्हन के घर जाना है। पापा ने अपने माँ बाप और बहन भाइयों के सामने जब ये बात रखी तो उनकी माँ ने साफ मना कर दिया कि मैं कभी भी अपने बेटे को लड़कियों की तरह रुखसत नहीं करूंगी। लेकिन मेरे दादा और चाचा ने मिलकर दादी को समझाया कि ये बहुत अच्छा मौका है, अगर यास को इस काबिलियत की वजह से चुना जा रहा है तो इसमें सभी का फायदा है। ना सिर्फ पापा की जिंदगी बदलेगी बल्कि उनके बहन भाइयों के लिए भी अच्छा मौका है। ये सब सुनकर तो मेरी दादी भी खामोश हो गई और फिर सब ने बड़ी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उस वक्त तो मेरे पापा ने भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा, बल्कि वो तो अपनी किस्मत पर खुश हो रहे थे कि बैठे बैठे कंपनी के मालिक बनने जा रहे हैं, जहां वो 5 साल से एक वर्कर की हैसियत से काम करते थे। पापा ने ठीक 2 दिन बाद मेरी माँ के सामने रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो माँ ने अपने घर में भी ये सब कुछ बता दिया। नानी बेचारी तो पहले ही किसी बात में नहीं बोलती थी और बेटी का फैसला मानने पर मजबूर थी, मगर नानी को ये सुकून भी था कि उनकी बेटी ने किसी अच्छे इंसान का चुनाव किया है, इसलिए नानी ने उन्हें इजाजत दे दी। फिर मेरी माँ ने मेरे पापा की पूरी फैमिली को अपने घर खाने पर बुलाया। दरअसल इस बात का अंदाजा करना चाहती थी कि पापा की फैमिली का शादी पर क्या रिएक्शन है और फिर पापा की फैमिली तो बेहद खुश थी। शादी से उनकी आंखों में दौलत की चमक और सांसों में उसकी खुशबू भर चुकी थी। बड़ी धूमधाम से दोनों की मंगनी हुई और शादी की तारीख भी तय हो गई। मंगनी के बाद वकील ने नाना की वसीयत के कागजात मेरी माँ के हवाले करने से पहले नानी मेरी माँ और पापा को एक साथ बिठाकर सबको वसीयत भी सुनाई थी। वसीयत में लिखा था कि मेरे नाना की पूरी जायदाद मेरी माँ के बच्चों के नाम होगी और जब तक माँ की औलाद जवान होकर कानूनी तौर पर यह जायदाद की वारिस नहीं बन जाती तब तक सारी जायदाद और ऑफिस की जिम्मेदारी माँ के
शौहर यानी नाना के दामाद पर होगी, यही वसीयत सुनकर तो माँ का सर चकरा गया था। मगर उन्होंने बड़ी जल्दी खुद को संभाल लिया था और तब उनको ये फैसला बेहतर लगा कि उन्होंने शादी के लिए मेरे पापा जैसे सीधे साधे और शरीफ आदमी को चुना था। और वो ये भी जानती थी कि वो पापा को अपने इशारों पर नचाएंगे। यही वजह थी कि शादी के बाद माँ ने बच्चों की पैदाइश पर कोई समझौता नहीं किया, वरना उनका बस चलता तो वो कभी माँ भी नहीं बनती। इस वसीयत के कागजात को वकील ने नानी को दे दिया। नानी सुकून में थी कि कम से कम इनकी खुदगर्ज बेटी के हाथ में सारी जायदाद नहीं गई थी। नाना ने बड़े सोच समझ कर ये वसीयत बनाई थी, तभी तो सब कुछ अपनी बेटी के शोहर और बच्चों के नाम कर दिया था कि इनकी बेटी रिश्तों को बनाने और सारी जिंदगी निभाने पर मजबूर हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही था। मंगनी के 1 महीने बाद मामा पापा की शादी हो गई। सारी दुनिया हैरान थी कि शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन की अकलौती बेटी ने शादी के लिए अपनी ही ऑफिस के एक वर्कर को चुना था। जहां शादी में आने वाले लोग खुश थे, वहीं पर सब बहुत हैरान निगाहों से ये सब देख भी रहे थे। मेरे पापा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जबकि मेरी माँ बेहद खूबसूरत थी। दोनों की जोड़ी किसी भी तरह परफेक्ट नहीं लग रही थी, मगर फिर भी दोनों ही दुनिया वालों की नजर में एक बेमिसाल जोड़ी की हैसियत से सामने आए थे। शादी के बाद माँ ने पापा को शुरू से ही कम अहमियत दी थी, क्योंकि रस्म के मुताबिक रुखसत होने के बजाय पापा रुखसत होकर मेरी नानी के घर आए थे। एकदम से उनका लाइफस्टाइल ही बदल गया था। कल तक अपनी पुरानी बाइक पर ऑफिस जाने वाले मेरे पापा आज माँ के बंगले से निकलकर एक बड़ी सी गाड़ी में ऑफिस जाने लगे और नाना की कुर्सी पर भी बैठने लगे थे। उनकी तो जैसी लॉटरी लग गई थी। शुरू में तो पापा बहुत खुश थे, मगर जैसे जैसे उन्हें अंदाजा होता गया कि उनके साथ बोस की अकलौती बेटी ने शादी क्यों की है, तो पापा को अपनी हैसियत और अपना मकाम भी याद आ गया। माँ ने कभी भी उन्हें अपना शौहर नहीं माना था। वो तो पापा की पसंद नापसंद का ख्याल भी नहीं रखती थी और ना ही किसी बात में उनसे सलाह मशवरा करती थी। वो सिर्फ ऑफिस के काम देखते थे, बाकी हर फैसला हर काम माँ की मर्जी से होता था। यहाँ तक कि पापा ने महीने में कितने पैसे खर्च किए हैं और कहाँ कहाँ पर खर्च किए हैं, ये हिसाब भी मेरे पापा माँ को देते थे। माँ और पापा की शादी के 1 साल बाद मेरे जुड़वा भाई पैदा हुए थे। मेरी नानी बेहद खुश थी। उन्हें एक साथ 2 नाती मिल गए थे, लेकिन वो ज्यादा वक्त अपने नातियों के साथ गुजार नहीं सकी और 1 साल के बाद ही वो भी दुनिया से चली गई। नानी के जाने के बाद वसीयत के कागजात माँ के कब्जे में चले गए, मगर वो चाहकर भी उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकती थी। पापा को अपनी जिंदगी में रखना और औलाद पैदा करना माँ की मजबूरी थी, वरना शायद ही माँ कभी औलाद पैदा करने पर राजी होती। मेरे दोनों जुड़वा भाई दिखने में कुछ ज्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं लगते थे, बल्कि डॉक्टर का कहना था कि जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े होंगे तो उनकी कमजोरी और भी बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे ही हो रहा था। दोनों भाइयों ने जब चलना शुरू किया तो नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग लगते थे। हालांकि पापा ने उन दोनों की पैदाइश के बाद उनकी परवरिश में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी थी। उन्हें संभालने के लिए 2 नौकरानियां रखी थी। खाने पीने से लेकर उनके पहने ओढ़ने तक सब कुछ अच्छा था। हर महीने दोनों का चेकअप भी करवाया जाता था। डॉक्टर को उम्मीद थी कि कुछ ही वक्त में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर उम्मीद कम ही नजर आती थी। फिर भाइयों की पैदाइश के 3 साल बाद मेरी बहनें पैदा हुई। मेरी माँ के लिए ना तो दोनों बेटों की कोई अहमियत थी, क्योंकि वो दोनों उनकी नजर में बस मेरे पापा की औलाद थी, और बेटी तो उनकी लगती ही नहीं थी, क्योंकि मेरी बहनें बेचारी पापा पर जो चली गई थी उसने पापा का रंग रूप चढ़ाया था। फिर जब बहन की पैदाइश के ठीक 2 साल बाद मैं पैदा हुई तो माँ की तवज्जो और मोहब्बत की हकदार बन गई। मैं बिल्कुल अपनी माँ की कॉपी थी, शक्ल सूरत रंग रूप, यहाँ तक कि मेरे बालों और आंखों का रंग भी माँ के बालों और आंखों जैसा था। माँ ने अपने लाड पूरे करते हुए मुझे खूब प्यार दिया। वो मेरी हर बात सुनती और मानती थी। हम बहन भाई बड़े हो रहे थे। मेरे दोनों बड़े भाई दिमागी और जिस्मानी तौर पर आम बच्चों की तरह नहीं थे, बल्कि दोनों ही थोड़े कमजोर थे। दोनों को पापा ने स्पेशल बच्चों के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया था। उनका इलाज भी चल रहा था और डॉक्टर के कहने के मुताबिक दोनों 13 साल की उम्र के बाद दूसरे मुल्क इलाज के लिए जा सकते हैं, और फिर उनके ठीक होने के चांसेस थे। ऐसे ही हुआ। जब वो तीनों 13 साल के हो गए तो पापा ने उन दोनों को बाहर के मुल्क भेज दिया। पापा 15 दिन बाद उनके पास चक्कर लगा लेते थे, मगर माँ एक बार भी वहां नहीं गई थी। मेरी बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। नौकरों के साथ पलने बढ़ने के बावजूद वो बहुत ही होशियार बच्चियां थी, क्योंकि मेरे पापा उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और उन पर बहुत ध्यान देते थे। स्कूल में उसकी बड़ी तारीफें होती थी, और मैं शुरू से ही अपनी माँ जैसी जिद्दी और मगरूर लड़की थी। अपनी बहनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी, बल्कि मैं तो स्कूल कॉलेज से भी उसे अपनी बहन के बजाय कजन कहकर तारुफ करवाती थी। मैंने शुरू से ही अपनी माँ का जो
जो रूप देखा था हूबहू उसे ही अपनाया था और मेरी माँ को इस बात पर बड़ा फख्र था कि मैं दिखने में भी और आदतों में भी उनकी कॉपी हूँ। मेरी माँ रोजाना पार्टी में जाती, फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने भी माँ के साथ जाना शुरू कर दिया। मेरे दोनों भाई बाहर के मुल्क में ही थे और वहीं इलाज भी करवा रहे थे और पढ़ भी रहे थे। मेरी बहनें कॉलेज तक पहुंच चुकी थी और पापा ने सारी जिंदगी मेरी माँ के हुक्म के आगे सर झुकाया था। वसीयत के मुताबिक माँ की सारी जायदाद उनके बच्चों के नाम ट्रांसफर हो चुकी थी, मगर अब केयर टेकर की जगह माँ ने पापा की बजाय अपना नाम लिखवाया था। कोई भी चेक या कोई भी जरूरी कागजात माँ के दस्तखत के बगैर ऊपर नहीं होते थे। माँ के लिए यही काफी था कि उनके बच्चे, शोहर और पूरी जायदाद उनके कब्जे में है। दूसरी तरफ मैं जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो गई थी, नई नई चीज खरीदना, शॉपिंग करना और पार्टी में जाना। मैं जैसे तैसे कॉलेज तक तो पहुंच गई थी, मगर पढ़ाई और डिग्री इसकी मुझे कभी भी फिक्र नहीं रही थी, क्योंकि मेरा मकसद तो बस अपना पैसा उड़ाना और शो ऑफ करना था। मैंने हमेशा जिस चीज की ख्वाहिश की, जिस तरफ आंख उठाई, मेरी माँ ने वो चीज मुझे फौरन दिलवा दी थी। यहाँ तक कि मेरी बड़ी सी बड़ी गलती भी माँ इस तरह छुपा लेती थी जैसे मैंने कुछ किया ही ना हो। जैसे जैसे मैं जवान होती गई तो सबसे बड़ी गलती कर बैठी। मेरे दोस्त बहुत बिगड़े हुए थे और आवारा लड़के भी उसमें शामिल थे जो बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। दिन रात उनके साथ घूमना फिरना मेरी रूटीन बन गई थी। जब भी पापा मुझे मेरी ड्रेसिंग या बहुत ज्यादा घूमने फिरने पर टोकते, फौरन माँ चुप करवा देती। फिर तो ऐसा होने लगा कि मैं खुद ही पापा को जवाब देने लग गई थी। मेरी बदतमीजी की वजह से पापा ने मुझे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। जब मेरी बहनें अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी तो वो पापा के साथ ऑफिस जाने लगी, जबकि मेरे दोनों भाई काफी हद तक ठीक हो गए थे और दोनों ने वहीं सेटल होने का फैसला कर लिया और पापा ने उनका पूरा पूरा साथ दिया। पापा ने माँ से बात करके अपने दोस्तों की बेटियों से मेरे दोनों भाइयों की शादी करवा दी और उन्हें भी बाहर भेज दिया। वहां पर जो मेरे नाना का ऑफिस था, दोनों भाई मिलकर उसे संभालने लगे और अपनी बीवियों के साथ अपने अलग अलग फ्लैट्स में रहने लगे। मेरे पापा को बेटों की तरफ से अब सुकून हो गया था। माँ को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उनके बेटों की जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं। दोनों का हिस्सा जो बनता था वो पापा ने कागजात बनवाकर उनके वकील को दे दिए थे, जो मेरे मामा पापा के मरने के बाद उनको मिल जाने थे। फिर पापा ने मेरी बहनों पर अपना सारा ध्यान लगा दिया। वो चाहते थे कि उनकी बेटियों की जिंदगी अभी उनके बेटों की तरह संभल जाए और वो सेटल हो जाए, मगर माँ ने पापा को साफ कह दिया कि अपने बेटों और बड़ी बेटियों की शादी तुम जहाँ चाहो कर सकते हो, मगर मैं अपनी लाडली और छोटी बेटी की शादी खुद अपनी मर्जी से करूंगी। और मैं भी माँ के फैसले पर बड़ी खुश थी, क्योंकि मैं हरगिज नहीं चाहती थी कि पापा अपने गरीब दोस्तों में मेरी शादी करवाए, क्योंकि पापा ने मेरी बहनों के लिए भी अपने किसी बचपन के दोस्त के बेटे को ही चुन रखा था, जो कि डॉक्टर था और उसी शहर के बड़े अस्पताल में उसकी जॉब थी। पापा ने रिश्ते के बारे में माँ से बात की, लेकिन मेरी माँ को इस रिश्ते पर इतराज था। मगर उस वक्त मेरी बहनों ने कहा कि मैं पापा पर यकीन करती हूँ, वो जहाँ चाहे मेरे लिए फैसला कर सकते हैं, वो मुझे मंजूर होगा। फिर मेरी बहनों ने अपने होने वाले मंगेतर से मुलाकात की और उसके बाद उन दोनों की मंगनी हुई थी। दूसरी तरफ मैं थी जो बस शॉपिंग को ही जिंदगी समझती थी। मेरे नजदीक ना तो किसी रिश्ते की कोई अहमियत थी, ना ही किसी बात की मुझे कोई परवाह थी। उस वक्त मेरी दोस्ती मेरे ग्रुप के बहुत बिगड़े हुए लड़के से चल रही थी। सारे कॉलेज में हम दोनों के खूब चर्चे हो रहे थे। मैं उसके साथ कभी कहीं होती तो कभी उसके साथ पाए जाती। यहाँ तक कि अक्सर रात को भी मैं अपने घर नहीं आती थी और अपने बॉयफ्रेंड के बाहों में रातें गुजार रही होती थी। लेकिन माँ ने मुझे कभी भी नहीं समझाया, ना ही रोका टोका था। उन्होंने पापा से हमेशा ये बात छिपाई कि मैं घर से बाहर रहती थी। मैं जो भी कर रही थी वो किस हद तक गलत था, इस बात का अंदाजा मुझे इस वक्त हुआ जब मेरी गलतियों का नतीजा मेरे सामने आया। वो लड़का मुझे इस्तेमाल करता रहा और फिर उसने अपने माँ बाप के कहने पर उनकी मर्जी से शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया, ये कह करके तुम जैसे लड़कियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं, घर की इज्जत बनाने के लिए नहीं। मैं पहली बार अपनी नाकामी पर रोती हुई अपनी माँ के सीने से लग गई, मगर मेरी माँ ने उस वक्त भी मुझे समझाने और अकल देने के बजाय और गुमराह किया। माँ ने कहा कि तुम देखना, मैं तुम्हारी शादी से भी ऊंचे खानदान में करवाऊंगी कि वो लड़का तुम्हें खोने के बाद अपनी बदनसीबी पर रोएगा। और मैं भी फौरन अपने आंसू साफ करके माँ की बातों में आ गई। मैंने एक दिन शॉपिंग मॉल में उस लड़के को उसकी बीवी के साथ देखा और उस दिन मैंने उसे सबके सामने बहुत बेइज्जत किया। यहाँ तो एक थप्पड़ भी उसके मुंह पर मार दिया, क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट करके मुझे धोखा देकर किसी और को अपना लिया था। मगर उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि उसकी इस बेइज्जती और थप्पड़ का मुझे क्या सिला मिलेगा। मेरी बहनों की शादी के बाद अब माँ ने मेरी शादी का फैसला किया, क्योंकि जिस लड़के ने मुझे धोखा दिया था उसकी शादी तो हो चुकी थी और मेरी माँ और मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि मैं किसी से पीछे रह जाऊं। माँ ने बहुत अमीर फैमिली में मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि लड़का काफी हैंडसम और हमसे भी ज्यादा अमीर था। मेरी शादी की धूमधाम से तैयारी होने लगी। माँ ने दुनिया जहाँ की हर चीज खरीद कर मेरे जहेज में मुझे दी। शादी में मेरे दोनों भाई अपनी बीवियों को लेकर आए और मेरी बहनें भी अपने ससुराल
ससुराल वालों के साथ आई थी, इन सब की मेरी नजर में कोई भी अहमियत नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ ने ही कभी इन्हें अहमियत नहीं दी थी और ना ही हमें ये सिखाया था कि रिश्ते क्या होते हैं और इन्हें कैसे निभाया जाता है। मेरी शादी भी इसी तरह हुई थी कि सारा शहर देख रहा था। मैं अपनी शादी की रात खुशी खुशी अपने शौहर के साथ उसके घर पहुंची और खूबसूरत स्टेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि क़यामत मुझ पर टूटने वाली है, क्योंकि जब वो कमरे में आया तो कमरे में आते ही उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया और मेरा घूंघट प्यार से उठाने के बजाय उसने एक झटके से मेरा बाजू पकड़ा, अपने सामने खड़ा करके मोबाइल फोन मेरे सामने कर दिया और कहने लगा, ये सब क्या है? अगर तुम अमीर हो तो इसका ये मतलब हरगिज ये नहीं कि अमीरों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी बदचलन लड़की हो तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल ना करता। और ये कहकर उसने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया और अगले ही दिन तलाक के पेपर भी मेरे घर भिजवा दिए। मैं दुनिया की शायद पहली लड़की थी जिसे शादी के दूसरे दिन ही तलाक मिल गई थी। मैं रोते हुए अपनी माँ के गले लगी। मेरी माँ ने मेरे शौहर और मेरे सास ससुर से खूब लड़ाई झगड़ा किया और मेरा जहेज का सारा सामान मेरी माँ ने नौकरों को भिजवा कर अगले दिन ही मंगवा लिया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ है और ये आखिर किसने किया था, क्योंकि मोबाइल में ऐसा क्या था वो तो मैं देख भी नहीं पाई थी कि तभी मेरे शौहर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था और अब मैं अपने दामन पर तलाक का दाग लिए बैठी थी। पापा बहुत ज्यादा परेशान थे मगर माँ बहुत गुस्से में थी। अब तो किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं था। मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ गया था। जिस घर में शहनाइयां बज रही थी अब वहां पर दुख के बादल छाए हुए थे, मगर मेरी माँ कहाँ सुकून से बैठने वाली थी। 2 महीने के अंदर अंदर मेरी माँ ने दोबारा मेरी शादी तय कर दी। इस बार ज्यादा धूमधाम से तो नहीं की मगर पूरे रस्म रिवाज के साथ शादी हुई थी। और फिर वही हुआ, शादी के अगले दिन मुझे तलाक हो गई। मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए मुझे तलाक दिया और पेपर मेरे मुंह पर मार दिया। अब तो मैं पूरी तरह टूटती जा रही थी। मेरा गुरूर, मेरी इज्जत सब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब मैं बहुत पछता रही थी कि मैंने क्यों अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली। दरअसल जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था और जिसे मैंने शॉपिंग मॉल में थप्पड़ मारी थी उसने अपने साथ बनाई हुई मेरी वीडियो और तस्वीरें मेरे दोनों शौहर को भेज दी थी। और जाहिर सी बात है, मर्द खुद चाहे कुछ भी करते फिरे मगर अपनी बीवी के लिए कभी भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करते। अब तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। मेरे पापा से बात की कि मुझे भी पढ़ने के लिए बाहर भेज दें, उसके बाद मैं उनके बिजनेस में हाथ बटाऊंगी। मगर मेरे पापा ने मेरे सर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और मुझे प्यार किया और कहने लगे, बाकी बच्चों की तरह तुम भी मेरी औलाद हो और मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत होता नहीं देख सकता, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो और मुझ पर यकीन रखो, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उस दिन पहली बार मुझे मेरे पापा पर बहुत प्यार आया था और मैं उनके सीने से लगकर बहुत रोई थी। मेरी माँ दरवाजे पे खड़ी ये सब देख रही थी। पता नहीं माँ के दिल में क्या आया कि वो हम दोनों के पास आकर बैठी। माँ का सर झुका हुआ था और आंखों में आंसू थे। माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा मगर पापा के सामने रोने लगी और ये बात मान ली कि उन्होंने सारी जिंदगी जिद में गुजारी थी। उस जिद ने उसकी सबसे लाडली बेटी को तबाह कर दिया था। माँ ने पापा से माफी भी मांगी और मेरे पापा ने हमेशा की तरह बड़ी नरमी से बात करते हुए माँ को माफ भी कर दिया था और ये भी कहा कि मैं आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम एक फैमिली है। माँ और बाप का रिश्ता आपस में जितना मजबूत और गहरा होता है उसका असर सबसे ज्यादा औलाद पर ही पड़ता है। उस दिन के बाद माँ ने अपना सारा बिजनेस छोड़ दिया था और घर में पापा और मेरे साथ टाइम गुजारने लगी थी। तीनों अब एक साथ ही खाना खाते थे, कभी कोई मूवी देख लेते और बातें भी करते थे। रोजाना मैं और माँ मेरे भाई और भाभीियों को भी फोन करते थे और मेरी बहनें तो हर दूसरे तीसरे दिन अपने शौहर के साथ हमसे मिलने आती थी। इस सब में मुझे ये अंदाजा हुआ था कि फैमिली इंसान के लिए क्या अहमियत रखती है। कैसे ये 1 साल का अरसा गुजरा था पता ही नहीं चला। मैं उस 1 साल में बहुत बदल गई थी। मैंने अपनी सारी बुरी और पुरानी आदतें छोड़ दी थी, लेकिन पापा ने मुझे अभी तक पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजा था। हालांकि वो अपने साथ मुझे ऑफिस ले जाया करते थे, वो भी इसलिए कि मैं परेशान ना रहूं। फिर मेरे दोनों भाइयों के घर एक बेटे और बेटी ने जन्म लिया तो हम सब उनसे मिलने भी गए। वहां से वापस आने के बाद पापा ने मेरे सामने एक प्रपोजल रख दिया। पापा कहने लगे, लड़का बहुत ही अच्छा है, मेरा जानने वाला है, इसे मैं बिल्कुल अपने बेटों की तरह मानता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी कोई मुझसे शादी करने को कैसे तैयार था। पापा ने बताया कि वो एमए करने के बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, बस शादी को लेकर उसकी एक छोटी सी शर्त है। उसकी भैया भाभी की कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसकी 1 साल की भतीजी है जो उसके पास रहती है। उस दिन वो अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं गई थी इसलिए बच गई। वो लड़का कहता है मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो मेरी भतीजी को अपना मानेगी और उसे माँ का प्यार देगी। ये मेरी भतीजी नहीं मेरी बेटी है, मैं इसे अपना नाम दूंगा, इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होती है। लेकिन बेटा मेरा दिल गवाही देता है कि तुम इस बिन
दिन माँ बाप की बच्चे को माँ का प्यार दोगी और उसे अपना मानोगी। जुबैर बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर तुमने उसके दिल में अपनी जगह बना ली तो वो तुम्हें रानी की तरह रखेगा। मुझे अपने पापा पर पूरा यकीन था कि मेरे पापा मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कहती। उस रिश्ते के बारे में सुनकर मेरी माँ की आंखों में भी चमक आ गई थी। माँ के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान थी कि कहाँ मेरी माँ अपनी सगी औलाद को अहमियत नहीं देती थी और कहाँ अब इस बात पर खुश हो रही थी कि मैं किसी और बच्ची को माँ का प्यार दूंगी। मेरी माँ ने भी मुझे समझाया था कि जब तुम इसे अपनी बेटी समझोगी तो वो भी तुम्हें अपनी माँ समझने लगेगी। वो भी बहुत छोटी है, तुम इसे अपने प्यार के सांचे में डाल लेना। मगर मैं अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर मेरी शादी बहुत सादगी के साथ हो गई। शादी की पहली रात जुबैर ने मुझसे बस एक वादा लिया था कि अनम को कभी परायापन महसूस मत होने देना। भैया भाभी के आखिरी वक्त पर मैंने वादा किया था कि मैं अनम को अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और मैंने भी इससे वादा किया था कि आपको मुझसे कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसी दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई और हम सब खुशी खुशी रहने लगे।